मित्रों, एक कदम सफलता की ओर अपना चल रहा था पशु परिचर का पार्ट पार्ट भी। उसमें अगला जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वह रहेगा पशुओं का बधियाकरण। पशुओं का बधियाकरण। बधियाकरण का एक तरीके से कहने का मतलब बंद। जो नर पशु होते हैं उन नर पशुओं के अंडकोश यानी कि वृषण को हटा देते हैं। और पहले गांवों में भी इस विधि को जो गोपालक होते थे वो करते थे। अब वैज्ञानिक विधियां आ गई है, तो वैज्ञानिक विधियां किस तरह की है, उनके क्या नाम है। इस तरीके से कहने का मतलब यह है कि जो नर पशु होता है, जैसे बैल होता है, सांड होता है, बकरा होता है, तो उनके अंडकोश को कहने का मतलब या तो चीरा लगाकर निकाल लेते हैं या फिर उनको इस तरीके से दबा के, और उनको कहने का मतलब पूरा एक उसमें उनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी बधियाकरण करने के बाद में उस नर पशु की प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती है। कहने का मतलब उसकी एक तरीके से नसबंदी हो जाती है। फिर वह क्या काम आएगा, फिर या वो तो उसकी ऊर्जा को या तो किसी और किसी काम में लिया जाएगा अथवा तो मांस के लिए काम में लिया जाएगा। इस तरीके से कहने का, या फिर गायों में गौशालाओं में इनको रखा जाता है। एक तरीके से कहने का मतलब ये सस्पेंडेड अधिकारी होते हैं। अधिकारी तो होता है लेकिन ये वो काम का नहीं होता। कहने का मतलब उसके पास से पावर नहीं होता एक तरीके से। तो इसका तात्पर्य यह है कि नर पशु से मतलब उसके वृषण को हटा देना, अंडकोश को हटा देना, वृषण को हटाना। टॉपिक अटपटा सा है। आप 10वीं के लेवल पे जो एग्जाम दे रहे हो तो उसी हिसाब से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और बधियाकरण से नर पशु की जो प्रजनन शक्ति है, पैदा करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। इस तरीके से कहने का मतलब बधियाकरण की दो विधियां हैं। एक तो प्राचीन विधि जो गांवों में अपनाई जाती है, ग्रामीण विधि। ग्रामीण विधि में क्या होता है, 2-4 आदमियों को पकड़ा, बैल को पकड़ा और उसको रस्सी से बांध के, सांड को या उस बैल को 8-10 आदमी इकट्ठे हुए उसको बांधे और उसके अंड को उसको दबा दिया। और इस तरीके से उसका कच्छी, जिस तरीके से कच्छी करते हैं, बधियाकरण करते हैं, यानी कि 2-4 व्यक्तियों को पकड़कर 2-4 आदमी इकट्ठा करके उसको बैल को आड़ा पटक देते हैं और उसको पटकने के बाद में फिर उसका बधियाकरण कर दिया जाता है, कच्छी कर दिया जाता है। दूसरे जो है वैज्ञानिक विधि जो आज चल रही है, आज वैज्ञानिकों के द्वारा जो पद्धतियां दी गई है उन पद्धतियों को जो अपनाया गया है, तो वह विधि होती है, 2-3 विधियां है। रक्त विहीन विधि दूसरी है। एक इसमें तो रक्त विहीन यानी कि चीरा फाड़ी का काम नहीं है, रक्त नहीं निकलेगा। दूसरी जो विधि है उसमें रक्त निकलेगा, यानी कि शल्य क्रिया द्वारा किया जाएगा, शल्य क्रिया द्वारा। और तीसरी जो विधि है वो रासायनिक विधि है, रासायनिक विधि द्वारा। दोनों विधियों को अपन पढ़ेंगे। इनके अलग अलग जो नाम दिए हैं वैज्ञानिकों ने, उसी हिसाब से अपन इनको याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ अटपटे से नाम है। आप तो अब देखो, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको तो ये खुद को करने भी पड़ेंगे। आप तो डॉक्टर बनोगे तो आपको तो ये विधियां करनी भी पड़ेगी, वहां पे प्रैक्टिकल रूप में सांडों का बधियाकरण करना पड़ेगा गौशालाओं में जाके। तो इस तरीके से कहने का मतलब इसकी जो विधि है उस पहली रक्त विहीन विधि, रक्त विहीन विधि, इस विधि को कहा जाता है बर्डीजो कास्टेटर। बर्डीजो, नाम थोड़े से अटपटे हैं। बर्डीजो कास्ट्रेटर, कास्ट्रेटर इस विधि का नाम है। अब देखो इसमें क्या होता है
जैसे मान लीजिए ये अंडकोश है, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये अंडकोश है। अब इसमें क्या होता है, इन अंडकोशों में देखो इस तरीके से ये नलियां आती है, इधर से भी आएगी और इधर से भी आएगी, यानी कि ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है, ऐसे समझ लो आप। अब इन इन नलियों के द्वारा क्या आता है, इन कोशिकाओं के द्वारा क्या आता है, रक्त आता है, भोजन आता है, O2 आता है, ऑक्सीजन आती है, और यहां आके इनके द्वारा जो बनाया जाता है वो बनता है शुक्राणु। क्या बनेगा, शुक्राणु। यानी कि ये जो कोशिका है ये शुक्र जनन कोशिका है। अब यहां से अगर बनेगा तो फिर बाहर जाएगा भी सही। तो ये वाली जो कोशिका है ये इसको बनने के बाद में फिर शिशन तक ले जाती है, यानी कि गर्भाशय तक ले जाती है। तो इसको कहते हैं, इस पर यहां लिख देता हूं मैं, सपर्मेटिक कोशिका। ये इनकमिंग वाली है और ये आउटगोइंग वाली है। ये शुक्राणु बनाती है यहाँ पे, इसी तरीके से इसमें है, ये आएगी और ये इसको ले जाएगी। अब इस पद्धति के द्वारा क्या होता है कि इसमें इस तरीके से ये बांध दिया जाता है, और इसको बांधने के बाद में ये इनको तोड़ देगी धीरे 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 धीरे, यानी कि शुक्र कार्ड को नष्ट कर देगी। शुक्राणु बाहर जाना बंद हो जाएंगे। जब बाहर जाना बंद हो जाएंगे तो जब गर्भाशय तक पहुंचेंगे नहीं तो बच्चा पैदा होने की कोशिश वही नहीं रहेगी, प्रजनन शक्ति उसकी खत्म हो जाएगी। इस तरीके से कहने का मतलब इनके अंडकोशों को इस तरीके से ये दबाव बनेगा धीरे 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 धीरे, और ये कोशिकाएं टूट जाएगी, यानी कि तोड़ दिया जाता है। हालांकि ये बंध्याकरण की सबसे अच्छी विधि बताइए, सबसे अच्छी विधि, सबसे बढ़िया विधि कर दो या सबसे अच्छी विधि कर दो इसमें। यानी कि कहने का मतलब शुक्र कार्ड को नष्ट कर दिया जाता है और ये बंध्याकरण 6 महीने के अंतराल में, यानी कि पशुओं का बंध्याकरण कर दिया जाता है। दूसरी जो विधि है देखो, इसमें दूसरी विधि देखो आप, ये कुछ आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। ये जो कोशिका है ये शुक्राणु वाली, और क्या नाम से है, जो इसको रक्तविहीन विधि कहते हैं, बर्डी जो कास्ट्रेटर, आपको नाम याद रखना पड़ेगा। दूसरी इसमें विधि देखो आप, इस विधि को बोला जाता है, ये तो बर्डी जो कास्ट्रेटर तो आपको याद रह जाएगा, रक्त विहीन, जिसमें खून खराबा बिल्कुल नहीं होता। दूसरी एक विधि है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रेटर विधि, ट्रेटर विधि। इस इलेक्ट्रेटर विधि में बस काम तो वही होगा, ये अंडकोश, इस अंडकोश में वही नलिकाएं आएगी, वही कोशिकाएं आएगी, वही शुक्राणु बनेंगे, वही इनकमिंग वही आउटगोइंग। ये जो इसमें क्या होता है, इसमें एक रबड़ बांधा जाता है, ये वाला रबड़, ये इतना बड़ा रबड़ होता है, ये एक स्प्रिंग टाइप होता है, रिंग टाइप होता है। इससे क्या है, छोटी उम्र में ही जिसका बंध्याकरण हमें करना होता है, गौशाला में बहुत सारे जानवर होते हैं, 100 200 हजार गायें होती है, तो इस तरीके से कहने का मतलब अपन को किसका बंध्याकरण करना है तो उसको छोटी उम्र में ही ये रिंग पहना दी जाती है। इसे इलेस्ट्रेटर रिंग कहते हैं, इलेस्ट्रेटर रिंग, ये रिंग का नाम भी आपको याद रहता है। इसके डिस्पेंसर रबड़, ये जो रबड़ का नाम है डिस्पेंसर रबर, ये रबर बांध दिया जाता है। धीरे 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 जानवर बड़ा होगा, बैल बड़ा होगा,
तो धीरे 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 जब ये बेल बड़ा होगा तो उसके अंडकोश बढ़ेंगे, अंडकोश बढ़ेंगे तो ये जो रबड़ है धीरे धीरे इन नलिकाओं को यहाँ से ये बंद कर देगा। जब जब बंदी शुक्राणु बनना ही बंद हो जाएंगे, इसको ये चीज मिलेगी नहीं तो शुक्राणु बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब उसका इसमें क्या होता है, इसमें पशु को कष्ट नहीं होता, उसको पता ही नहीं चलता कि हमारा बंध्याकरण हो रहा है, क्योंकि उसको बचपन में ही ये चीजें जब कम समय का होता है, छोटा होता है, जब भी उसका इस तरीके से रबड़ पहना दिया जाता है। इसको इलेक्ट्रेटर विधि बोलते हैं। ये विधि का ध्यान रखना है आपको, इसमें पशु को कष्ट नहीं होता। ये दो विधियां है। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में नर पशु के अंडकोश के ऊपर ये रबड़ का छल्ला बांध दिया जाता है, अंडकोश के ऊपर, ये अंडकोश के ऊपर रबड़ का छल्ला बांध दिया जाता है। इस तरीके से इसमें पशु को कष्ट नहीं होता। अगली जो विधि है वह है शल्य विधि। शल्य विधि यानी कि चीराफाड़ हो गया। अब चीराफाड़ जब होगा तो ये छोटे जानवर, देखो ये जो दोनों विधियां हैं, ये बैल और भैंस का जो होता है, बैल भैंस नर पर जो नर होते हैं उनके लिए है। अब जो तीसरी जो विधि है शल्य, शल्य क्रिया यानी कि चीराफाड़, चीरा द्वारा जो किया जाता है, ये छोटे पशुओं में होता है। अब छोटे पशुओं में कौन कौन से आ गए, छोटे पशुओं में आपका बकरा आ गया और भेड़ नर पशु आ, इनका अगर इसमें क्या होता है, इसमें पशु को कष्ट बहुत होता है। कष्ट क्यों होगा, क्योंकि चीरा लगेगा तो दुख तो होगा, कष्ट होगा। यानी कि किसी बकरे का या भेड़ का उसको ब्लेड से चीरा लगा के उसके अंडकोश को ही निकाल लेते हैं, और अंडकोश को निकाल के और बाहर निकाल लेते हैं। और जितने भी बंध्याकरण होते हैं, यानी कि किसी भी का भी हो, बैल का हो, भैंस का हो, बकरी का हो, भेड़ का हो या मुर्गों का हो, मुर्गों का भी मैं अभी बताऊंगा आपको, ये सब इनका एक ही मौसम है। मौसम का आप जरूर ध्यान रखना, सर्दी के मौसम में ही, सर्दियों के मौसम में ही बंध्याकरण होता है, यानी कि शीत ऋतु में, शीत ऋतु में बंध्याकरण होता है। यह भी एक अपने आप में प्रश्न है। अगला जो हमारा है वह है इसका मुर्गे का। मुर्गे का बंध्याकरण किस तरीके से होता है, मुर्गे का बंध्याकरण अलग वैरायटी से होता है। मुर्गे का बंध्याकरण जो होता है वो रासायनिक विधि से होता है, रासायनिक विधि। तीनों चारों विधियां मैंने आपको बता दी, आप थोड़ा सा एक दो बार वीडियो को देख लेना, आपका वीडियो में ही सारा समस्याओं का हल हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ये मुर्गों का होता है, यानी कि पक्षियों का होता है, ये पक्षियों में आ गया। अब मुर्गे का बंध्याकरण क्यों करते हैं, मुर्गों का बंध्याकरण केवल मांस के लिए किया जाता है, ताकि वो बड़ा हो जाए, सांड हो जाए, और सांड क्या बढ़िया वजनीदार हो जाए और ज्यादा मूल्यों में बिके, इसके लिए होता है। तो इसमें क्या है, मुर्गे की गर्दन में चीरा लगाकर और एक टेबलेट रखी जाती है, एक टेबलेट रखी जाती है, यहां चीरा लगा दो, यहां इस साइड पे चीरा लगा के, और एक टेबलेट रखी जाती है। उस टेबलेट का नाम है स्टील बेस्ट्रोल, स्टील बेस्ट्रोल, ये टेबलेट रखी जाती है। ये टेबलेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी। इस तरीके से कहने का मतलब जो पक्षियों का बंध्याकरण किया जाता है उसको कहते हैं केपन। पक्षियों का जो बंध्याकरण किया जाता है वो होता है केपन। अब देखो, बंध्याकरण और नसबंदी ये क्यों करते हैं, मैंने आपको बता दिया। एक तो ये गौशालाओं में जो सांड होते हैं तो गायों की सुरक्षा के लिए होते हैं। किसी जमाने में ये राजा महाराजाओं के हरम में भी इस तरीके से लोगों को रखा जाता है, जहां राजमहलों में बहुत सारी रानियों की सुरक्षा के लिए हिजड़े रखे जाते थे। कहने का मतलब इस तरीके से, एक तरीके से हिजड़ा ही हो गया। इस अगर बंध्याकरण हो गया, नसबंदी होगी, तो वो एक तरीके से हिजड़ा ही हो गया, क्योंकि वो किसी काम का नहीं रहा, वो केवल कमांडर ही बन के रह गया, और उसकी ऊर्जा किसी काम में, प्रजनन शक्ति में या किसी पुरुषत्व में नहीं ली जाएगी, वो केवल सुरक्षा की दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। देखो, बंध्याकरण तो हो ही गया, नसबंदी।
नसबंदी का मतलब ये होता है कि देखो जो सांड होते हैं, उन सांडों की नसबंदी का मतलब होता है जैसे हाथ डाल के डॉक्टर और उस नस के गांठ लगा देता है, अथवा तो उसको काट देता है, यानी कि शुक्राणु नली को जो आउटगोइंग वाली है उसको काट देगा और काट के वो एक तरीके से नसबंदी होगी। उन नसबंदी किए सांडों को बोलते हैं टीजर सांड। टीजर सांड। आप कहोगे सर ये क्या काम आते हैं? गौशाला में क्या होती है, जैसे मान लो किसी पशुपालक के पास में 100 गायें हैं, अब उसको कैसा पता चलेगा कि कौन सी गाय जग रही है? तो जो गाय जगती है तो वो रंभाती है। तो इन सांडों के क्या करते हैं, इन सांडों की छाती पे नीली स्याही लगा देते हैं। आप कहोगे सर लाल स्याही क्यों नहीं लगाते, काली स्याही? क्योंकि काली गाय रहती है, लाल गाय रहती है, सफेद गाय रहती है, तो नीली छाती, यहाँ छाती के ऊपर, सांड के ऊपर नीली स्याही लगा देते हैं। नीली स्याही लगाते हैं तो जब गाय रंभाती है, गाय जब जगती है, भैंस जब जगती है, तो सांड जब उसके ऊपर चढ़ता है तो वो छाती की जो स्याही है तो वो किस पे लग जाती है? उस गाय पे लग जाती है, अथवा तो उस भैंस पे लग जाती है। तो भैंस पे जैसे ही लगेगी, सुबह जब पशुपालक आएगा गौशाला वाला, तो वो गाय को चेक करेगा कि किन किन गायों पर स्याही लगी हुई है, यानी कि वो गाय जग चुकी है, फिर उसके लिए वह अलग व्यवस्था करेगा। यानी कि एक तरीके से वह एक अधिकारी है जो चेक करता है कि ये गाय अब ज्ञापन होगी, जिसका मतलब अपन बोलते हैं, यानी कि ये जग चुकी है, यानी कि इसकी जो प्रजनन शक्ति है वो जग चुकी है। इस तरीके से कहने का मतलब उनको चेक, यानी कि ये 10 गायों पर 10:1 चलता है। ये 10 गायों पर एक सांड होता है गौशालाओं में, जो ये चेक करता है, यानी कि ये पॉजिटिव रिपोर्ट देता है कि इसकी प्रजनन शक्ति क्षमता जग चुकी है। इस तरीके से कहने का मतलब इनको बोलते हैं टीजर सांड। ये क्या होता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि सांड की छाती पर कौन सी स्याही लगाई जाती है? नीली स्याही। ये प्रश्न है अपने आप में, ऐसे ही तो प्रश्न पूछेगा आपसे, और क्या पूछेगा, और कहां से पूछेगा? इस तरीके से हमारा जो ये पशुओं का वैयाकरण का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।